हेलो बच्चों, आज हम लोग सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट डे पढ़ा था। आपको याद होगा पोलराइजेशन वेक्टर की बात हुई थी। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलना चाहिए। हमने देखा था कि दो प्लेट्स होते हैं लाइक दैट। एक ऐसा प्लेट होता है, कुछ इस तरह का प्लेट होता है, जिसको अपन बोलते हैं पैरेलल प्लेट वेक्टर, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच का डिस्टेंस d होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है a लेके चलते हैं। ठीक है, हमने सीखा था सर जो फर्स्ट प्लेट होता है जिसको हम लोग ऐड करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज से, अगर इसको हम लोग हायर पोटेंशियल V प्लस, इसको मान के चलेंगे V माइनस, तो ऑब्वियसली बात है इसके सरफेस के इंटरनल चार्ज इंटरनल सिस्टम पे प्लस क्यू आता है, यहाँ क्या आता है माइनस क्यू आता है। ओके, इतना देखने के बाद हमें पता चलता है अगर इस पे प्लस क्यू होगा और ये क्या होगा माइनस क्यू होगा और ये माइनस हो जाएगा। बाय द कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन प्लस से माइनस की ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर जाएगी, मतलब क्या होगा हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएगी। तो इसके बीच में जो लाइंस ऑफ फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा जो हमने देखा था। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ई नॉट होगा। लेकिन जो लास्ट टॉपिक का इंटरवीन पार्ट था, इंटरवीन पार्ट का मतलब ये होता है जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था नया डायलेक्ट्रिक्स। और डायलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है उसके आउटर सबस्टेंस पे डिपेंडेंट क्रिएट करता है। बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, डायलेक्ट्रिक्स मींस कोई मटेरियल क्या होता है, कोई मटेरियल मान लेते हैं कि ये कोई एक मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन के मान के चलते हैं, अपन ई आर भी मान सकते हैं, बट हमारे लिए सबसे बेस्ट है हम क्या करें ए लेके चलें। ओके, इसको इस तरह से फील करना है कि जो इसका एंड होगा, जो इसका एंड होगा, मैं यहाँ आपको गैप दिखा रहा हूं बट गैप है नहीं एक्चुअली, जो एंड होगा वो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इस पार्ट पे आएगा और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इस पार्ट पे आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, दो टाइप का कैपेसिटर डिवाइड करेंगे, इस तरह कैपेसिटर बन जाता है। तो यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज एडजस्ट होता है, यहां एक माइनस क्यू होता है। डायलेक्ट्रिक का नेचर कुछ इस तरह का होता है कि वो डायलेक्ट्रिक अपने में एक नया सा चार्ज इंट्रोड्यूस कर लेती है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये इनसाइड वाला क्या करेगा, ड्यू टू देयर अट्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर, अगर यहाँ पे प्लस था ये क्या करेगी, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लेगी। क्यों, अगर इसको स्टेबल रहना है तो हमको केमिस्ट्री में ये सिखाया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी सिस्टम में अगर इक्वल हो तो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब देखो, अगर इसकी बात करेंगे इस वाले पार्ट की जो हम लोग माइनस की बात कर रहे थे, इस सरफेस पे सर माइनस था, क्या था माइनस था, तो यहाँ पे अपने आप क्या करेंगे प्लस चार्ज इंड्यूस कर लेगी। अब देखो तो यहाँ होगा कि इस सरफेस के इनसाइड पे प्लस आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ क्या होगा माइनस आ जाएगा। अगर हम लोग इस डायलेक्ट्रिक के बिहेवियर को, कैरेक्टर को देखें तो क्या होता है, एक ड्यू टू पोलराइजेशन, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी आता है। क्या होता है, ईपी होता है, ईपी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन होता है, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते तो क्या क्या इफेक्ट होता है उसका फेनोमेनन आगे देखेंगे, लास्ट डे हमने यहां तक देखा था। अब देखो कोई बोलेगा ठीक है सर, एक ही सिस्टम में आपने बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इधर है, ठीक है, और उसी सिस्टम में एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी इधर है। तो हमारे माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अगर ई नॉट उधर है और ईपी इधर है तो लगता है सर रिजल्टेंट तो कहीं होना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमको पता है कि जो सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ दिस कैपेसिटर दिस इज टू मच स्ट्रॉन्ग, ये ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, तो जो नेट होगा वो इधर ही जाएगा। इसको मैं डेरिवेशन से प्रूफ कर दूंगा कि इधर ही जाएगा, बट जो ई नेट होगा वो क्या होगा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं, क्या करना चाहूं, मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो वेक्टर वाइज हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट माइनस हम लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल पार्ट था, हमने लास्ट डे यहां तक डिस्कस किया था। क्यों, अगर इसका रिजल्टेंट इधर है इसका मतलब दे मस्ट बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन दिस वन, तब तो रिजल्ट इधर आएगा। रिजल्टेंट उधर जाने का मतलब ये है कि ई नॉट माइनस ईपी इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारा फेनोमेनन का डेरिवेशन हम लोग आगे देखेंगे, जिसका न्यू टॉपिक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो आज को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं
इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। पार्ट है, इस पॉइंट में बहुत आसान समझना है। अगर आप फंडामेंटली समझ गए होंगे पीछे वाला पोलराइजेशन कंसेप्ट, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम में जब हम लोग इंटर करते हैं तो एग्जाम शुरू यहीं से होता है। एग्जाम में जो प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिड्यूस करने पे एक पोलराइजेशन वेक्टर आता है। वेक्टर के बाद क्या होता है, एक नया सा फंडामेंटल कांसेप्ट डिस्कस करते हैं ई नेट का, वो सब चीज प्रैक्टिकल की बात थी। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन का जो फंडामेंटल टॉपिक शुरू होता है, जहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है डायलेक्ट्रिक्स का, वो फर्स्ट एप्लीकेशन किसमें करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। बोलोगे सर ऐसा क्यों दिखता है, हमने बताया था ना सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह का होता है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिखता है वो सिंपल कैपेसिटर। आप बोलोगे सर सिंपल कैपेसिटर हो तो ऐसा ही था, ठीक ना, आप भी यही ड्रॉ कर रहे हो। तो इसका मीनिंग हम समझेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर सिंपल कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करेंगे तो कंसेप्ट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो सर, ये बात हमें समझ में आई, आप इस लाइन की बात कर रहे थे जो हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव चार्ज फिल हो जाएंगे, सब के सब पॉजिटिव चार्ज फिल हो जाएंगे, और यहाँ पे इसके कैरेक्टर के कारण एक नेगेटिव चार्ज फिल हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज फिल होगा। अब हमने सीखा था सर इसमें दो तरीके का चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, जिसको हम बात करेंगे। यहाँ पर एक नया सा चार्ज आ जाएगा, उसको हम नए नाम जानेंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having cross section area A, having cross section area and containing charge Q, कि प्लस चार्ज होगा इस प्लेट पे, माइनस क्या होगा इस प्लेट पे चार्ज Q, placed at a distance, placed at a distance D. Now a dielectrics having dielectric constant, placed between them, या इसको बोल सकते हैं इंसर्टेड, ये जो भी लेंगे जो बराबर है, इंसर्टेड इन द प्लेट्स। ये घटना इतना कुछ करने का, जो हम लिखते हैं कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका चार्ज Q है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, उसका डायलेक्ट्रिक्स हमने इंट्रोड्यूस किया, उसका जो आफ्टर मथ इफेक्ट होता है उसको हम लोग इस लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज लिखना इसलिए जरूरी है, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ आ जाते हैं हमें 3 मार्क्स 4 मार्क्स में से, में सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, तो क्या होता है हमें उतना आना चाहिए कि हम लोग लिखते कैसे। तो ये फेनोमेनन हुआ कैसे, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने से यहाँ पे Q चार्ज कैसे इंड्यूस हो गया। अब हमको ये जब प्लेस्ड करते हैं, इसका जो आफ्टर मथ इफेक्ट होता है, इफेक्ट क्या होता है देखेंगे इसको लॉजिकली। जब हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो डायलेक्ट्रिक्स के इनर सरफेस पे, डायलेक्ट्रिक्स के इनर सरफेस पे दो चार्ज इंड्यूस होता है, जहां पे पॉजिटिव होता है वहां पे क्या होता है माइनस चार्ज इंड्यूस होता है, उसको अपन बोलते हैं QP, उसको बोलेंगे QP। P का मतलब होता है चार्ज ऑफ पोलराइजेशन, या उसको बोल सकते हैं QP जो आएगा इस सरफेस पे जो आएगा होगा प्लस QP, और यहाँ क्या होगा माइनस QP। ये हमारा डायलेक्ट्रिक्स होगा तब, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है हमारा K है, ठीक है। QP को बोलेंगे चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, ये क्या होता है QP इज पोलराइजेशन पर है, उसी के इफेक्ट में तो ये चार्ज आता है। तो इतनी सारा बेसिक इंफॉर्मेशन हमको चाहिए कि यहाँ पे चार्ज होता कैसे है, चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस आता क्यों है, ये जो प्रॉपर्टी फॉलो होती है। QP क्या होता है पोलराइजेशन का चार्ज है, इसका एक दूसरा नाम होता है इंड्यूस चार्ज। अगर आपको चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन और इंड्यूस चार्ज बोला है, दोनों का मतलब क्या होता है, QP का दूसरा नाम क्या होता है इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। मतलब इसको किसी ने यहाँ पे लाके रखा है, ठीक है। ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आगे चलते, इसको लिखो अच्छे से। मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है देखेंगे यहां से ध्यान लगा के, जो यहां से करते हैं। सबसे पहले लॉजिक सी बात यह है कि सर निकालना अपने क्या है, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट होता है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, फिर वहां से L निकाल लेंगे, लेंथ का डिस्टेंस पता हो, एरिया पता हो, अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट कंसेप्ट डिवाइड होता है
बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, आपको सबको याद ही होगा, बाय गॉसेस लॉ। हमको क्या सिखाया था गॉस लॉ? बोला था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमने सीखा था। ओके सर, क्लोज इंटीग्रल की बात आप ये कहना चाहते हैं, अगर हमको किसी पॉइंट पे निकालना हो, ये प्लेट कुछ इस तरीके का होता है, कैसा होता है, कुछ इस प्लेट का होता है, वैसे क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे हम, एक पैरेलल इससे बड़ा प्लेट ले लेंगे, कैसे कवर कर देगा? तो या तो हमको इनफाइनाइट रॉड का लेना पड़ेगा, ना तो छोटा सा ले लो। तो हमको इसमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए। हमने क्या किया सर, दोनों की बात बताई थी, प्लेट के ऑल पेज परपेंडिकुलर एरिया सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब हमको यहां से पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर ए है, दोनों का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तब तो क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम होंगे तो हम यहां से लिख सकते हैं E, एरिया को मान लो A, ये cos थीटा इक्वल टू Q इनक्लोज की बात आई है, तो सर इसके पूरे सरफेस में तो Q चार्ज है, जो हमने पहले लिखा था, तो लिख सकते हैं ये हमारा Q चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आ गया। जब बात आती है थीटा 0 की, तो हम लोग आंख बंद के इसको बोलते हैं 1 होगा, अगर cos 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से मुझे समझ में आई, अगर ये एब्सेंस होता, डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो कितना होता, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्या इतना आता? अब देखो बहुत लोग होंगे होशियार, उन्होंने सोचा होगा सर अगर हम लोग सरफेस की बात करें, आपने मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताया था, एक होता है टर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है, अगर उस चार्ज को उस पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आता है, सिग्मा आता है। क्या मैं इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिख सकता हूं? एक बात बताओ मेरे को, ये कांसेप्ट हमने लास्ट एप्लीकेशन में गॉस लॉ में बताया था कि नहीं? तो अगर हम लोग किसी प्लेट की बात कर रहे होते हैं तो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो गया। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन का पॉइंट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी ये आएगी। चलो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है। अब जब हम लोग आगे आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तो सर अब बात हुई कि हम लोग जब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, किसको, डाइलेक्ट्रिक्स को। अभी पता है डाइलेक्ट्रिक्स करता है, चेंज करता है कुछ को, चेंज करेगा तो ये ई था वो ई रहेगा क्या, नहीं रहेगा। हम इसको बोलते हैं ई नॉट, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। इसका मतलब समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बीच में कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। अब हमारा केस 2 आ गया, सर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्यूम किससे रिप्लेस किया, इसके डाइलेक्ट्रिक से। अब थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ाया था फोर्स इन मीडियम क्या होता है। फोर्स इन मीडियम ये होता है, जब हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी उसका होता है। अब देखो सर, अगर फोर्स मीडियम में होगा, हमने पढ़ा है फोर्स बाय चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में चेंज करेगा? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय मीडियम कांस्टेंट। क्या आ गया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम ये हो गया, तो ये हमारा सेकंड कांसेप्ट हो गया। अगर हमसे पूछेगा सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम ये था, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू सिग्मा बाय k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट या q बाय a एप्सिलॉन नॉट 1 बाय k। क्या मुझे E इन मीडियम मिल गया? ओके, जब E इन मीडियम मिल गया है तो एक बात तो पता चला सर, जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि पहले जब एयर में था तो क्या होता था, इतना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब आएगा इसमें तो क्या होगा, एक नया सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको फिर मानते हैं ई एम। आया? अब सर ई एम तो हम बात कर ली अपने कैपेसिटर की, किसकी बात करें, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस दो एंड की बात हुई थी। लेकिन आपने तो ये बताया कि ये चार्ज ये भी कुछ करेगा, जब ये करेगा उसका भी सिमिलर डेरिवेशन होगा, तो यहां से एक नया सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मुझे इसे निकालना पड़ेगा इसको? तो क्या कीजिए, अच्छे से इसको और दोनों पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिए, क्या करते हैं डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लिखो इसको अच्छे से। जो रिजल्ट हम लेके आए थे, इसका मतलब हमने क्या निकाला था मैथमेटिकली,
वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम। हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे अभी। वो कितना आया था, Q/A एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अगर आपको बेसिक डेरिवेशन पता है किसका, पोटेंशियल का, तो हमने बताया था E डॉट dr विथ निगेटिव क्या होता है, चेंज इन भी होता है। हम लोग माइनस साइन को बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ सिंपल फंडामेंटल की बात करते हैं, क्योंकि माइनस साइन इज द नेगेटिव वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या है इसका, अपोजिट है, तो हम लोग उसको हटा के चलते हैं, तो लिख सकते हैं E इंटू डी इजकल टू वी। चलेगा, D क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को यहां से यहां जाना होगा, दिस इज द लेंथ। क्या अगर मुझे E मिल जाएगा तो V निकाल सकते हैं, तो E किसका आया, उस मीडियम का, तो E इन मीडियम इंटू डी इजकल टू वी आया क्या। अब देखो E इंटू डी ये है, तो E कितना लिखो वहां पे, E इन मीडियम है Q D डिवाइडेड बाय K A एप्सिलॉन नॉट, क्या V हो गया। ओके, अब यहां से मुझे इस इक्वेशन से एक एनालिसिस करना है, क्या इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अब आपको ये रिजल्ट पता है, ये रिजल्ट आपको पता है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, अगर जो भी चार्ज आएगा, जो भी चार्ज आएगा, तो फंडामेंटल हमने क्या सिखाया, Q इजकल टू C इंटू V होता है। ठीक है, तो क्या मैं यहां से C लिख सकता हूं, Q/V आया क्या, C हो जाएगा Q/V। ये हमारा बेसिक रिजल्ट है ना। अब देखो सर, अगर इसको कैसे कुछ अरेंज कर लें, इसको कैसे भी अरेंज कर ले, तो देखना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q/V इजकल टू K एप्सिलॉन नॉट A/D। जब हमने इसको देखा तो क्या पता चला सर, ये हो गया क्या कैपेसिटेंस, ये हमारा हो गया C, लेकिन C कौन सा, जब डायरेक्शन हमने इंटर किया था, तो ये हो गया C, इसको मान लेते हैं C डैश, इसको मान लेते हैं C डैश। तो जो हमको यहां से देखने को मिला, C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D। अब बोलोगे सर थोड़ा सा पहले चले क्या, हमने सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था, C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो हमको पहले से पता है इन एयर या वैक्यूम जो C होता है उसको हम लोग बोलेंगे एयर C नॉट, वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या होता है ये, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। तो कोई बोलेगा सर ये तो वही है, ये क्या है, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। इसका मतलब पता चला C डैश इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। ध्यान से देखेंगे, एक नया रिलेशन मिला हमें। अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो नया कैपेसिटेंस आता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन C नॉट आता है। कितना बार एग्जाम में पूछा है, पूछो ना। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा थ्योरेटिकली, इफ वी इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन ऑप्शन फर्स्ट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ऑप्शन सेकंड कैपेसिटर डिक्रीजेस, ऑप्शन थर्ड इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, लास्ट क्या होता है, नन ऑफ दिस। तो आपको पता चला, यहां से लिखेंगे जब भी हम लोग इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो नया आने वाला क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। बोलेगा सर कैसे, अगर K -1 हो जाए तो सर इंक्रीज करेगा, नहीं। K होता है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो K होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, वो कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता। जब वो 1 से छोटा नहीं होगा, इस केस में हमको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस जो नया वाला आएगा, कब इंट्रोड्यूस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, नीचे लिख लेंगे, इन द कैपेसिटर बिटवीन द पैरेलल प्लेट their capacitance increases। ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लाख टके की बात है, याद रखेंगे। इतना मेहनत करने की बात क्या थी, जब भी हम लोग किसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। आपको मैथमेटिकली पता चल गया कि कैसे वो इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, जिसको हमने यहाँ पे इन केस ऑफ मीडियम, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। सर इसके बारे में कुछ आपने बताया नहीं, अभी तक हम इसकी बात ही नहीं कर रहे थे। किसकी बात नहीं कर रहे थे, ये जो डायलेक्ट्रिक्स है ना, अब इसका हम लोग को क्या करना है वो देखेंगे। सर डायलेक्ट्रिक्स की बात करें तो हम तो डायग्राम बना, डायलेक्ट्रिक्स का क्या बनाऊं, सर ये एक डायलेक्ट्रिक्स है, छोटा सा, ध्यान से देखेंगे। इस पॉइंट पे क्या हो गया था, प्लस चार्ज एंटर हो गया था ना, यहाँ पे क्या हुआ था, एक प्लस चार्ज आ गया था, यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस चार्ज हो जाएगा।
आपको ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पे आपने एक नया सा इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी निकाला था, किसके कारण? ई के कारण। अब लॉजिक सी बात है कि अगर आप यहाँ बोलते सर एक चार्ज आया, क्या क्यू पोलराइज चार्ज आया, यहाँ पे कितना होगा? माइनस ऑफ क्यूपी आएगा। मैं जिस तरह यहाँ पे अप्लाई किया था गॉस लॉ, सेम गॉस लॉ अप्लाई कैसे करेंगे? इस पर्टिकुलर डायलेक्ट्रिक्स के लिए करेंगे। अब गॉस लॉ बोलेंगे सर ठीक है के तो है, के डिपेंड करता है सी पे, बट ई में तो करेगा कुछ नहीं। अब देख, तो जब हमने गॉस लॉ अप्लाई किया इसके लिए, बाय अप्लाइंग, क्या सर सेम कंसेप्ट होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी और डीएस जो भी लिखना हो लिख लेंगे, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो यहाँ क्यू इनक्लोज है वो क्यू नहीं है, वो क्या है? क्यू पी आ गया नया सा, तो लिख लेंगे ई, एरिया वेक्टर में कुछ नया चेंज होने वाला नहीं है, सेम कंसेप्ट है, ई ए cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? क्यू पी बाय एप्सिलॉन नॉट। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है? cos थीटा 0 होगा तो होगा नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा ये ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय ए, क्यू पी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये लॉजिकली उसके फील्ड का ही है, क्योंकि हम लोग डायलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जब डायलेक्ट्रिक्स की बात होगी तो E इज इक्वल टू क्यू पी बाय दिस इक्वेशन आ गया। अब क्वेश्चन होता है सर अगर ये फर्स्ट कंसेप्ट होता है किसके अकॉर्डिंग? जब डायलेक्ट्रिक्स की बात हो तो ये हमने इसको क्या बोला था? ईपी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब इससे पहले बात हुई तो उस हमने क्या निकाला था उसका? उस केस में कब? इन जनरली हम लोग ई नॉट की बात करते हैं, जब इसमें डायलेक्ट्रिक्स नहीं था। अगर डायलेक्ट्रिक्स नहीं होने से पहले हमें कितना आया था उसको देखेंगे, कितना था? क्यू बाय ए एप्सिलॉन आया था। जो अपन नेट निकालेंगे तो हमको क्या पता चला? सर ईपी इधर है और ई नॉट कितना है? उधर है। जब दोनों का डायरेक्शन अलग है तो आप बोलेंगे सर एक नया ई नेट आएगा। आप ई नेट कैसे डिफाइन करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ई मान के चलते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे सर वो ज्यादा होगा, चलो कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू पी बाय ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब लॉजिक बात यह है सर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट तो आ गया, बट नेट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डायलेक्ट्रिक्स के मीडियम को चेक करना पड़ेगा। अब हम लोग नेट लिखेंगे तो क्या कहना चाहते हैं? जो भी नेट होगा ये तो इंट्रोड्यूस करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? इतना था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? क्यू पी बाय दिस। तो मैं क्या करूं यहां से 1 बाय ए एप्सिलॉन कॉमन ले सकते हैं, तो यहां में क्या नजर आएगा? हमें यहां आएगा क्यू माइनस क्यू पी। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन। अब सोचो सर आपने मुझे बताया, ये सेकंड है, आपने बताया कि सर ये ई नेट है। अगर मैं इसको साथ में जब सॉल्व किया था डायलेक्ट्रिक्स के साथ, हमें रिजल्ट क्या मिला था? Q डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक बराबर होगा? क्यों? ये हमने अलग अलग सॉल्व करके रिजल्ट निकाला और वो क्या था? हमने कंबाइंड सॉल्व किया था। तो वो जो हमारा नेट था E नेट, वो कितना आया था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन उस पहले वाले इक्वेशन के बराबर होगा। था में क्या होगा? ये QP तो अननोन है ना, ये तो हमने माना है, तो वहां से QP का रिलेशन आ जाएगा। तो इसको क्या करो, पहले अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग क्या करते हैं उसके डेरिवेशन को देखते हैं। अब देखो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, हम लोग ई नेट की बात करेंगे, उसको हमने पहले कितना निकाला था? वो था Q बाय ए के एप्सिलॉन नॉट आया था पहले वाले केस में। वो किधर था? इस डायरेक्शन में था, जो नेट हमने माना था। अब की जो नेट है वो भी उधर ही है, तो हम लोग इसको फिर से लिखो ई। जो अभी की बार को ई आई है वो कितना था हमारा? Q माइनस क्यू पी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों का नेट का मतलब एक ही है? जब दोनों का नेट एक ही होगा तो क्या मैं इक्वेट कर दूं? क्या लिखेंगे? Q बाय ए के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट चलेगा। इसको कैसे इक्वेट करें? Q माइनस क्यू पी ए टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इस दोनों इंसान ने इस दोनों महान इंसान को मार दिया। अब जब मार दिया तो कितना बचा? ये Q बाय के इज इक्वल टू Q माइनस क्यू पी। अब तो हमारे लिए आसान है, मैं क्या करूं? इसको इंटरसेप्ट कर दूं। तो बोलोगे सर अगर ये हमारा क्यू पी हो जाएगा, ये क्यू होगा, ये क्यू बाई के होगा। आया? तो ये डेरिवेशन हम जब सॉल्व करते तो आता है 1 माइनस 1 बाई के। तो जो फॉर्मूला होता है क्यू पी, क्यू पोलराइज्ड इज इक्वल टू
Q कॉमन लेंगे 1 माइनस 1/k। इस Q को अपन बोलेंगे इंड्यूस चार्ज। ये क्या होता है? इंड्यूस चार्ज। मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन में कभी इंड्यूस या पोलराइज तो डरने का नहीं कि मतलब क्या हो गया, दोनों क्या होता है? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या होता है? इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक्स ने खुद से कितना चार्ज यहां पे जनरेट किया, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड। अब ड्यू टू दी कंपैरिजन है पोलराइजेशन, जो कि केमिस्ट्री का कांसेप्ट है, उसके कारण जो चार्ज आता है वो भी हम क्या होता है? चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, 3-4 बार मेंस में डायरेक्टली पूछ चुका है। फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको Q पता होगा, K पता होगा, क्या Q पे निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं तो इसके साथ एक बाय 1 गेट 1 फ्री का रिजल्ट होता है, उसको देख लो। सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर चार्ज नहीं दिया है, अब क्या है? चार्ज नहीं पता है, इसको हमको सरफेस एरिया के पास सिग्मा दिया होगा। क्यों? सिग्मा मतलब क्या होता है? आपने बताया ना, सिग्मा मतलब होता है चार्ज बाय एरिया। अब यहाँ पे बात है, सर चार्ज तो पता था, अब क्या हो गया? यहाँ प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आ गया। बस फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं होता। आप डरेंगे नहीं कैसा क्या आगे। अगर सिग्मा होगा तो बोलो इस रिजल्ट को मैं लिखूं Q पोलराइज इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1/k। अगर सिग्मा होगा तो Q पोलराइज को अगर एरिया से, एरिया तो बदलने वाला नहीं है, एरिया तो बदलने वाला नहीं है, तो Q पोलराइज बाय A इज इक्वल टू सिग्मा पोलराइज होगा। तो ये क्या होगा? दिस इज सिग्मा, जो पहले से पता था। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा इनसाइड पे? यहाँ होगा माइनस सिग्मा पोलराइज, यहाँ कितना होगा? प्लस सिग्मा पोलराइज। तो सिग्मा पोलराइज कितना होगा? 1 माइनस 1/k। ये दोनों फॉर्मूला पैरेलल्स होते हैं। ये फॉर्मूला और दोनों क्या होता है? बराबर होता है। जस्ट क्या करना होता है अपने को? एरिया से डिवाइड करना होता है। तो हमको कोई पूछे इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज आल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग केमिस्ट्री समझ के भूल जाते हैं उसको, सर इंड्यूस कुछ होता होगा, क्योंकि ये सेम कंसेप्ट इंटर होगा मैग्नेटिज्म में आके। जब वहां आएगा तो भूलना मत कि ये क्या चीज था। वहां पर किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैं वहां बताऊंगा चार्ज का ये हो रहा है तो बोलोगे सर ये किधर से आ गया। इसलिए पहले बोल देता हूँ कि सर इंड्यूस का मतलब क्या समझेंगे? सर पोलराइज इंड्यूस होता है, और वहां जब मैग्नेटिज्म में आएगा ये तो डायरेक्टली इस नाम से जाना जाएगा। कौन से नाम से? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये दो रिजल्ट हमको, इतनी सारे चीज पढ़ने का मतलब दो ही रिजल्ट पढ़ना था, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। मैक्सिमम चीज क्वेश्चन इसी पे आते हैं ऑलमोस्ट, जितना भी नीट का हो, जेई का हो, चाहे जो भी एग्जाम होगा, सब इसी पे क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्टली। बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है थ्योरेटिकल पार्ट में, इसलिए हमको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि कब इंट्रोड्यूस करते उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से कोशिश करेंगे हम लोगों को अभी पढ़ा है हमने डायरेक्ट्रिक्स के इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सीखेंगे। देख, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस दिया हुआ C। इसका मतलब सर कहने की बात ये है, जो गिवन कंटेंट की बात करेंगे, क्या दिया है क्या नहीं दिया है जानना है जरूरी। अब क्या 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं, फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 होगा, सेकंड को मान लेते हैं C2 होगा, दोनों इक्वल है। ठीक है सर, दोनों इक्वल का मतलब वैल्यू दिया है 40 माइक्रोफैराड। नाम तो सुना सुना सा लग रहा है सर, माइक्रो में 10⁻⁻⁶। The space between the plates of 1, इसका मतलब 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। हमने जब डिस्कस किया था इस तरह क्वेश्चन तो आपको याद होगा, हमने बताया था इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, और यहाँ पे हमने एक बैटरी का एंड जोड़ा है, इसका एक बैटरी एंड जोड़ा है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसका ये तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको एनालॉजी समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 होगा, हम लोग तीसरे की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ये 3 का कॉम्बिनेशन था। अगर 2 होगा तो क्या कहना है, लाइन 1 लाइन 2। अब ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आगे बोला है 1 इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल। अब हम लोग इसको अगर 1 माने, इसको 2 माने, तो बोला गया कि कोई एक फील्ड है। क्या है? फील्ड है। फील्ड होने का मतलब क्या होता है, हमने क्या किया, एक मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जिसका क्या K है। ओके, अब क्या इसको जोड़ा कैसे गया है, इन सीरीज। इसको किस जोड़ा गया, सीरीज में। ओके सर, सीरीज का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज इधर इंटर करेगा सेम चार्ज बाहर जाना चाहिए। अगर यहां से अपन मान लेते हैं Q चार्ज आया था तो चार्ज Q ही जाएगा। अब सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन अगर आप सोचोगे सर ये अगर C1 था और ये C2 हो गया, क्या C2 C2 ही रहेगा? नहीं, हमने अभी सीखा था सर C1 तो एयर में है,
C1 क्या है, एयर में है। अगर इसका हम लोग C1 निकालना चाहे तो दिया हुआ है 40, इसका मतलब उसमें तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग इफ C2 इज फील्डेड विथ डाइलेक्ट्रिक्स, किससे भरा हमने, डाइलेक्ट्रिक्स से, जिसका स्ट्रेंथ कितना नहीं है, K। ओके, अगर डाइलेक्ट्रिक्स से भरा तो हमने अभी सिखाया था ना, जब हम लोग दो कैपेसिटर के बीच में किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कुछ चेंज कर जाता है। मान लेते क्या होगा, वो C2 डैश होगा, क्या होता है, K टाइम्स ऑफ C2 होगा। अभी तो देखा था कितने टाइम से बढ़ जाएगा, K टाइम से। सर K2 का वैल्यू कितना है 4, C2 कितना है 40, इसका मतलब कितना हो गया 160 माइक्रोफैराड है। कहानी खत्म है। अब क्या बोला है सर, दोनों सीरीज में है। अब फॉर्मूला हमें पता है, निकालना क्या है, कम होशियार लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, पहले लगाते हैं, होशियार लोग क्वेश्चन क्या है, 1/c इक्विवेलेंट का मतलब होगा सर 1/c1 प्लस 1/c2 डैश नॉट C2। क्यों, हम लोग इसको जोड़ रहे हैं ना सीरीज में, किसको, जब एक पर्टिकुलर सिस्टम को हमने कहा इंट्रोड्यूस कर दिया डाइलेक्ट्रिक्स में, क्या आप पता है आपको, ये होता है 40, ये हो गया 160। आप सॉल्व कर लेंगे तो कैसे करेंगे, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, क्या बेस 160 हो गया, यहाँ पे ये कितना हो गया 5, तो यहां से अपने को मिल गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 160/5। तो हम अच्छे से लिख सकते हैं कितना होगा C इक्विवेलेंट, सॉरी 5/160 था तो रिवर्स हो जाएगा, कर दो कितना होता है 32। तो हमको इक्विवेलेंट कितना आ गया 32 माइक्रोफैराड। बहुत लोग सोचेंगे सर आसान क्या है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, सीरीज में जब भी हो तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2, आसान है ना। C1 कितना है सर 40 इंटू 160 प्लस 200, 160 40 कितना 20 होगा, इस 0 से 0 घटाओ, इससे कट जाएगा, 2 से कितना हो गया 32, सेम आंसर आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे लॉजिकली बन ही जाना चाहिए। तो छोटू छोटू क्वेश्चन है, आप लोग बना ही लेंगे, इसको लिखिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन चलाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ये पेडल प्लेट कैपेसिटर है, थोड़ा सा हमने रिवर्स रखा है क्योंकि पहले अपन देखे थे ना स्ट्रेट वाला, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसको अपन d डिस्टेंस मान लेते हैं कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, और एरिया का टेंशन लेने का, इसका भी एरिया ये होता है, इसका भी एरिया ये होता है, ठीक है। अब बात ये हुई है कि इस दोनों के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया है, उसको देखेंगे कैसे इंट्रोड्यूस किया है। यहां से हमने x डिस्टेंस तक के लिए, यहां से हमने x डिस्टेंस तक के लिए एक डाइलेक्ट्रिक्स डाला है, लाइक दैट, ठीक है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक्स डाला हुआ है, इसका डिस्टेंस यहां से यहां की बात करें तो ये x है। अब क्या पूछा है, इस केस में अगर इसका एरिया ए हो तो हमको पूछा है फाइंड C इक्विवेलेंट, बोला है फाइंड C इक्विवेलेंट निकालने के लिए। क्वेश्चन लैंग्वेज में बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, कंडीशन एक दिया हुआ है, जो x क्वांटिटी वो बहुत छोटा है किससे, d से, इसके सामने कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम जब इसको देखें तो हमें सबसे पहले पता चलता है सर इसको दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। लॉजिकली सॉल्व करने का मतलब होता है सर वो तो पता चला, फॉर्मूला दिया हुआ था, इसमें कुछ पता भी नहीं, आप कैसे करेंगे। ओके सर, नहीं पता है तो एक चीज तो पता होगा, क्या सर यहाँ पे वैक्यूम नहीं होता तो क्या होता, आप बोलते सर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर ये वैक्यूम सॉरी नहीं हो तो क्या होता, वैक्यूम होता। अगर ये D है, अगर इसका एरिया A है, आप क्या बोल देते, जो C आएगा वो कितना होगा। अगर मैं इसमें कंप्लीटली फिल कर दूं डाइलेक्ट्रिक्स, आप क्या बोले सर, जो C डैश में होगा वो K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। आपने क्या बोला, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है तो बोला अब बताओ, अब क्या हो गया सर, ये दो डाइलेक्ट्रिक्स हो गए, ध्यान से देखेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक्स हो गया कि यहां से यहां तक का डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, और एक दूसरा यहां से यहां तक का हो गया, ठीक है। अब हमको एप्सिलॉन नॉट A बाई D ही तो चाहिए था। अगर कंप्लीट डिस्टेंस D है तो बताओ कि मैं ये बचा हुआ डिस्टेंस लिख सकता हूं सेकंड के इसके लिए D माइनस एक्स, क्योंकि x तक तो ये ले गया। अब हम क्या करते हैं सर, इस वाले पार्ट को मान लेते हैं C1, जिसमें हमने क्या किया था, इसको सॉल्व किया था, और इसको मान लेते हैं C2। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब देखो,
अगर हम यहां से किसी भी सिस्टम को ऐड करेंगे तो चार्ज डिवाइड होने का चांस है क्या? नहीं है। इसका मतलब इस दोनों केस में होगा सीरीज में। अब सीरीज में होगा उसके पहले हमको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला C1 C2 क्या हो सकता है। अब देखो सर एरिया वही है, लेंथ यही है, बट ये स्पेस बदल गया। तो हम लोग जब C1 सॉल्व करेंगे तो C1 हमने कैसे कहा था, जब भी हो मीडियम क्या हो, जब भी हो मीडियम तो क्या बताया गया था, उसका हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D का मतलब क्या है, दिस इज थिकनेस। D का है आपने X। क्या यहां पर तक कंफ्यूजन है? एरिया तो सेम ही रहेगा। अब चलो इसको मान लो फर्स्ट। अब C2 की बात आएगी, सर C2 कैसे निकालेंगे? इसको भूल जाने का, इसको भूल जाने का। बचा क्या? ये कैपेसिटर, स्पेस कितना है D माइनस एक्स। तो यहाँ क्या आएगा? नहीं, वहां क्या होता है, एयर का 1 होता है कि 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस एक्स। क्या जब हमें C1 पता है, C2 पता है, जब C1 C2 पता है तो किसमें है, सीरीज में है, तो लिख लेंगे इफ इन सीरीज। जब दोनों किसमें होगा, सीरीज में होगा, यू नो द फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट होता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये अपने को C1 पता है, ये C2 पता है, क्या पुट कर दोगे? जब आप इसको पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय x इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस x डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय x प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस x। अब इसको सॉल्व करने कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप ध्यान से सुनेंगे। सर यहां भी एप्सिलॉन नॉट A, यहां भी एप्सिलॉन नॉट A। अगर मैं नीचे से कॉमन लूं तो इसको 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 और इसको काट सकते हैं क्या? एक ही कटेगा, ऊपर एक बचा रह जाएगा। अब देखो सर क्या बचा अपने को, K एप्सिलॉन नॉट A बाय x इंटू D माइनस एक्स। लेकिन ये टर्म तो बचा है, ये कितना बचा है देखेंगे इसको, ये बचा हुआ है K बाय x प्लस 1 बाय D माइनस एक्स। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको एक स्टेप और लिख देता हूं, बाकी कुछ नया नहीं है, सब आसान ही है। आप इसको जब एलसीएम करेंगे इसका तो ये टर्म कट जाएगा, तो लिखो K एप्सिलॉन नॉट A, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा D माइनस एक्स इंटू K प्लस एक्स बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। क्यों? हमने जब इसका एलसीएम D माइनस एक्स इंटू K प्लस एक्स होगा, ये x इंटू D माइनस एक्स है तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जब ये कैंसिल होगा तो हमारा C इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। थोड़ा सा लगता है अलग है, बट इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं। जस्ट आपको अभी तो एक सिस्टम किया ना, अब इसको पूरा कर देंगे, अब आधा भर देंगे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस तरह का भर देगा, इसको छोड़ देगा, यहाँ भर देगा, उस केस में क्वेश्चन कैसा होता है देखेंगे। बट इन जनरली अगर किसी कैपेसिटर में हाफ फील्ड हो या कोई थिकनेस तक फील्ड हो, कोई बोलेगा सर पूरा फिक्स नहीं है, अब यहाँ भी हाफ में तो क्या करेंगे, तो इस आपको अच्छे से आप लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी एक केस को करके देखते हैं, जो कि अगर यहां से नहीं होगा, हमने क्या किया यहाँ पर थिकनेस थोड़ा सा डाल दिया, तब क्या इफेक्ट होगा उसको देखेंगे। लिख लो पहले इसको, थोड़ा सा नया है। अब बात यह है कि सर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में जो हमने एक थिकनेस डाला है यहाँ पे वो x डिस्टेंस का है, ठीक है। अगर कोई बात करेगा सर ये डिस्टेंस कितना होगा, अब लॉजिक सी बात है, अगर हम सेंटर्ड की बात करें, अगर हम सेंटर्ड की बात करें तो d/2 होता। लेकिन जब बात हो रही सर x डिस्टेंस पे, तो हमने माना कि ये कंप्लीट डिस्टेंस जो बाहर का बचा हुआ है इसको हम लोग मान लेते हैं t1, इसको क्या मान ले t2। तो एक रिलेशन आपको यहां से मिल जाएगा, अगर इस तरह का थिकनेस है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और ये कितना पता है t1 t2, तो एक रिलेशन हमको कभी कभी छोटे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थिकनेस ऑफ x, अगर t1 पता होगा t2 पता होगा, x निकाल लोगे कैसे, d = x प्लस t1 प्लस t2 लिख सकते हैं, ये कंप्लीट लेंथ है। अगर इसमें से कोई एक मिसिंग इंफॉर्मेशन होगा आप निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर पहले क्या था सर, ये एक अलग कैपेसिटर होगा, ये एक अलग कैपेसिटर, ये क्या होगा, तीनों एक अलग अलग कैपेसिटर होगा और तीनों किसमें होगा, सीरीज में होगा। तो हमको सबसे पहले लिखने आना चाहिए क्या क्या होता है। अगर मुझे इसका थिकनेस पता है, इसका थिकनेस पता है, ये पता निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हम C1 की बात करें और C2 की बात करें और C3 की बात करें, इसका क्वेश्चन और अच्छे बन सकते हैं, बट ये बेसिक लेवल का है, ठीक है।
अब हमको निकालना क्या है सर, C इक्विवेलेंट निकालना है। उसमें क्या होता है, C1 इसका कैपेसिटेंस है, C2 इसका, C3 इसका है, ठीक है। तो C1 निकालने का वो क्या फॉर्मूला है सर, एप्सिलॉन नॉट A तो होगा, बट D कितना होगा, T2। लिखेंगे C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई T2। आया सर C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई X तो होगा, बट एक K से मल्टीप्लीकेशन होगा। क्यों, क्योंकि जब इंट्रोड्यूस करते हैं हम किसी को डाइलेक्ट्रिक्स के साथ, क्या हो जाता है, वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब ये इतना बचा तो C3 कितना होगा, तो हमको क्या पता है सर, C इक्विवेलेंट निकालना है। ये दो का इक्वेशन नहीं तो फंडामेंटल सर है, 1/C कितना होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। से सॉल्व करना शुरू करते, क्या लिखना है सर, देखो C1 में क्या T2 पर चला जाएगा, निकालेंगे सर 1/एप्सिलॉन नॉट A बाहर निकालो तो क्या बचता है, T2/1 प्लस X/, सॉल्व नहीं करते यहाँ के बाद से। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर हमको x2 का वैल्यू पता है तो हम लोग इसको बाद में रिजल्ट में प्रूव कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको x करो, एलसीएम लो, वाइटसेम, हम लोग कैलकुलेशन करना ही नहीं। अगर मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू T2 पता रहेगा, x पता रहेगा, k पता रहेगा, सॉल्व कर लेंगे। ये जब भी इन फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट में हो, जाके पूरा भरा नहीं होगा, थोड़ा सा थिकनेस बड़ा होगा, तो कैसे फॉर्म करेंगे, ये एक जनरल फॉर्म होता है। आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते जब भी ऐसा बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला रिजल्टेंट होगा, आप ये हाफ मैथमेटिकल डेरिवेशन है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट A T2। अब बोलोगे सर इसको 1 क्यों लिखते हैं, 1 क्यों लिखते हैं? अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला बनाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलते हैं कि सर उसको अपन क्या करते हैं, उसका लिखते हैं मीडियम इन एयर, चलेगा। अगर यहाँ पर एयर छोड़ के मान लो वाटर आ गया, एयर छोड़ के ग्लास आ गया, क्या यू कैन पुट दी, तो यहाँ का ग्लास, यहाँ का एयर, यहाँ का डाइलेक्ट्रिक्स, क्या पुट कर सकते हैं। तो इन जनरली क्या होता है, लिख लेंगे T2 डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। यहाँ पर कुछ दूसरा मीडियम आएगा, पुट कर देंगे उसका X डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, जो तो हमको यहाँ दिया ही हुआ है, ठीक ना, प्लस वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सा क्वांटिटी या कौन कौन सा मेटेरियल दिया हुआ है। तो 1 के बदले हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म लगा दे। अगर यहाँ एयर होगा तो 1 डाल देंगे, अगर एयर के अलावा कुछ और आएगा तो उसका डायरेक्ट कांस्टेंट डाल देंगे। इसको अच्छे से लिख लीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अगले दिन आएंगे तो इसका जो वाइडर एप्लीकेशन होता है, वाइडर एप्लीकेशन में इसका थ्योरेटिकल पार्ट कुछ होते हैं जहाँ पे प्रॉपरली हर एक कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसका जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का एप्लीकेशन होता है, एक दो एग्जांपल आप देखेंगे। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह से भरा हुआ है, इसका डायरेक्ट कांस्टेंट कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, ऐसे क्वेश्चन मेंस एडवांस इंक्लूडिंग नीट में बहुत सारा पूछा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे। फंडामेंटल और कांसेप्ट यही होगा, थोड़ा बहुत हमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना चाहिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।